हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के लिए। तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ चुन चुन करके ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, वाई डिड द बल्कन्स बिकेम अ रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, समझ नहीं आता उन्हें कि कैसे आंसर करें। तो जैसा मैं हर बार बोल रहा हूँ कि सोशल साइंस बहुत आसान है और आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं बच्चों। बस आंसर को छोटे छोटे हेडिंग्स में डिवाइड करिए, हेडिंग्स को रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और उसके अंदर की जो डिटेल है उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ करके समझ लीजिए और अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। तो ये आंसर बहुत ही सिंपल और आसान बन जाते हैं। 5 नंबर के लिए हमें कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं। आज के आंसर में आपको मिलेंगे 7 पॉइंट्स। आपको जो जो पॉइंट आसान लगते हैं उन्हें याद कर लीजिएगा और आपके 5 मार्क्स रेडी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। अब सवाल ये आएगा मन में कि आखिर ये बल्कन रीजन है कहाँ पर। तो ये रीजन है बेटा यूरोप में। यूरोप में एक एरिया है जिसको वल्कन रीजन कहा जाता है, जहाँ की बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है और एथनिक वेरिएशन भी पाया जाता है। सवाल ये भी मन में आएगा कि आखिर एथनिक वेरिएशन क्या होता है। तो जब हम सोसाइटी को, समाज को कल्चर के बेस पर डिवाइड करते हैं, जैसे डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप होते हैं। हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था सिविक्स में कि एक तमिल ग्रुप है, एक सिन्हाली ग्रुप है, या फिर हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था कि एक डच ग्रुप है और एक फ्रेंच ग्रुप है। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कल्चर के बेस पर जब हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉन एज एथनिक वेरिएशन। तो आज प्रेजेंट डे में ये बल्कन रीजन कहाँ पर है, जरा उन देशों के नाम पढ़ लेते हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो। ये वो सारे देश हैं जो आज प्रेजेंट डे में इस रीजन में पाए जाते हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब इन पर ऑटोमैन एम्पायर का कंट्रोल था। इन सभी लोगों को जो इस रीजन में रहते हैं उन्हें बच्चों स्लाव्स कह करके बुलाया जाता है। अब से रिक्वेस्ट है कि इसे स्लेव ना पढ़ें, स्लाव्स पढ़ें, यही सही प्रोनाउंसिएशन है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल ओवर द बल्कन्स। तो 15th सेंचुरी अराउंड ऑटोमन एम्पायर, जिसको आज प्रेजेंट डे आप तुर्की कह करके बुला सकते हैं, एक ज़माने में बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल किया हुआ था और ये मुस्लिम रूलर के द्वारा रूल किया जाता था। जबकि ये जो यूरोपियन एरिया था, इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे। तो जब ऑटोमन एम्पायर का इस पर कंट्रोल हो गया तो ये लोग आज़ाद होने के लिए कोशिश करने लग गए। जब 19th सेंचुरी का समय आया तो उस समय ऑटोमन एम्पायर अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाह रहा था, ताकि ये जो देश हैं ये आज़ाद ना हो, अलग होने की कोशिश ना करें। इसी कोशिश में ऑटोमन एम्पायर ने कुछ मॉडर्नाइजेशन किया, कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स किए, खुद को सुधारने की कोशिश की, बट इसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यही कारण है कि ये देश एक एक करके आज़ाद होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। थर्ड पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर रोमांटिक नेशनलिज्म आ गया। सवाल ये भी आता है कि सर ये रोमांटिक नेशनलिज्म क्या होता है। रोमांटिक मूवीज तो सुनी थी हमने, बट रोमांटिक नेशनलिज्म भी होता है क्या? जी बच्चों, बिल्कुल होता है और ये एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट क्वेश्चन में कवर किया जाएगा। फिलहाल इस आंसर को कंप्लीट बनाने के लिए इन शॉर्ट इसको समझते हैं। रोमांटिक नेशनलिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें फोक म्यूजिक के द्वारा, फोक टेल्स के द्वारा, फ्लैग के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, इन शॉर्ट
कल्चर के द्वारा ये प्रूफ किया जाता था कि किसी एक रीजन के लोग एक कॉमन कल्चरल पास्ट शेयर करते थे, यानी कि किसी एक ज़माने में एक ही थे, और इसीलिए अब इन लोगों का एक देश होना चाहिए और इन्हें कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो ये जो वल्कन रीजन है, इसमें रोमांटिक नेशनलिज्म धीरे 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 स्प्रेड होने लग गया, और उसी समय एक एक करके ये ऑटोमन एम्पायर से अलग भी होने लगे, मीन्स आज़ाद होने लगे। और इन दोनों ही डेडली कॉम्बिनेशन ने इस एरिया को हाईली एक्सप्लोसिव बना दिया, ऐसा बना दिया कि कभी भी इनमें युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो सवाल ये भी आता है कि आज़ाद हो रहे हैं तो लड़ने के लिए क्यों तैयार है? चलिए जानते हैं अगले पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 4, ओके, पॉइंट नंबर 4 बच्चों, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब जैसे कि ये सारे के सारे देश आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एक एक करके आज़ाद होने लगे। वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, दीज यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज बिकम इंडिपेंडेंट वन बाय वन एंड इन दिस वे ऑटोमन एम्पायर ब्रोक अवे। ये धीरे धीरे टूटने लग गया और ये देश अपने आप को आज़ाद अनाउंस करने लग गए। अब प्रॉब्लम रोमांटिक नेशनलिज्म की वजह से ही हो रही थी, क्योंकि इन्होंने ये देख लिया कि इनका कल्चर एक ही है, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम, एक पुराने समय में ये एक ही थे। तो एक ही थे, तो इनको ये लग रहा है अब कि इनके ऊपर जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उन्होंने अटैक किया और फिर इन्हें कंट्रोल कर लिया। तो अब इनका जो पूरा एरिया है वो एक होना चाहिए। बट बच्चों, हुआ ये कि इन लोगों ने समझदारी से काम नहीं लिया। जैसे कि अगर आपको मालूम हो तो जो आज यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी छोटी छोटी कॉलोनीज थी जिसको ब्रिटेन कंट्रोल करता था। ये 13 कॉलोनी आज़ाद हुई और उन्होंने एकजुट होकर के एक बड़ा देश बना लिया। लेकिन इस बल्कन रीजन में ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये एक दूसरे से जलने लग गए और एक दूसरे की ज़मीन को कंट्रोल करने के बारे में सोचने लग गए। चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर, कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्लाविक नेशनलिटीज। जैसे जैसे ये स्लाविक नेशनलिटीज मीन्स ये देश अलग अलग हो रहे थे, वैसे वैसे ये चाह रहे थे कि इनकी एक अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बने। और वो आइडेंटिटी कोई छोटी मोटी नहीं चाहिए थी इनको। जैसे मैं बोल रहा था कि इनको अपने एरिया को बड़ा करना था, बढ़ाना था। यही वो कारण है कि ये एक दूसरे से जलने लगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज हाईलाइट वेन एवर यू आर राइटिंग आंसर। They were fiercely jealous of each other and they want to gain more territory. Territory means area. They want to gain more territory at the expense of the other. यानी कि अब एक देश अपना एरिया बढ़ाएगा तो दूसरे देश के एरिया को तो लेना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक दूसरे से जले भुने बैठे हुए हैं, चाह रहे हैं कि दूसरे का एरिया भी कंट्रोल कर ले। लेकिन ये छोटे छोटे देश हैं, उतनी ज़्यादा मिलिट्री पावर नहीं है इनके पास कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया को कंट्रोल कर लें। ऐसे में आग में घी डालने का काम करते हैं जो बड़े बड़े नेशंस थे उस समय, वो आ जाते हैं इनकी अपनी राइवलरी दिखाने। राइवलरी मीन्स कंपटीशन दिखाने कि कौन कितना पावरफुल है, जो कि 6 पॉइंट में कवर किया गया है, राइवलरी अमंग बिग पावर्स। तो जो बिग पावर्स हैं जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, दे ऑल वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द रीजन। ये चाह रहे हैं कि ये एरिया इनके कंट्रोल में आ जाए और ये उसका अपने बेनिफिट के लिए फ़ायदा उठाएं, मीन्स अपने लिए फ़ायदा उठाएं। अब ये क्या है कि डायरेक्टली सामने नहीं आ रहे हैं कोई भी। ये जो छोटे छोटे देश जो अलग अलग हुए, एक दूसरे से जलन में हैं, एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, तो ये उन्हें बैक सपोर्ट दे रहे हैं कि आप तो लड़ जाओ, मैं आपके साथ हूँ। तो दूसरा जो बिग पावर है वो किसी दूसरी कंट्री को यही कह रहा है कि तुम लड़ लो, तुम पीछे मत हटो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्हीं सारे कारणों की वजह से ये एरिया एक ऐसे बॉम्ब की तरह बन गया जो कभी भी फट सकता था, और उसका रिजल्ट आगे आया जो कि हम पढ़ेंगे 7th पॉइंट में, सीरीज ऑफ वॉर्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फियर्सली जो जेलस थे और जो बिग पावर्स ने बैक सपोर्ट किया, इसकी वजह से बहुत सारे वॉर हुए जिनको हम सीरीज ऑफ वॉर्स कह रहे हैं। इसी सिस्टम में एक समय ऐसा आया कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हो जाती है हत्या। अब ये
हत्या हो जाना हमारी बुक में नहीं है और आपको याद भी नहीं रखना है, लेकिन इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनिशिएट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है कि आखिर ये जो बल्कन रीजन है ये एक्सप्लोसिव क्यों हो गया, क्यों ये एक दूसरे से जल रहे थे, क्यों ये लड़ना चाह रहे थे, आखिर प्रॉब्लम थी क्या। तो ये बेटा पूरा सिनेरियो है। अगर एक बार आप फिर से इस पर नज़र मारें, फिर से एक बार हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करें, तो इन शॉर्ट आपको इतना लिखना है कि स्लाविक रीजन जबरदस्त एथनिक वेरिएशन और ज्योग्राफिकल वेरिएशन की वजह से एकजुट नहीं हो पा रहा था। दूसरा, ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था इस एरिया पर, जिसने खुद को मॉडर्नाइज भी किया, बट फिर भी वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि इनको आज़ाद होने से रोक पाता। तीसरा, रोमांटिक नेशनलिज्म का यहाँ पर स्प्रेड आया, जिसमें ये साबित हो गया कि वंस अ वाइल, एक पुराने ज़माने में ये सब लोग एकजुट थे, एक ही यूनिट थे। फोर्थ, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे, आज़ाद भी हुए, लेकिन एक दूसरे से चलने लगे और एक से ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कंट्रोल करने की कोशिश करने लग गए। देन लास्ट, राइवलरी या फिर कंपटीशन अमंग द बिग पावर्स, जिन्होंने इस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोसिव बना दिया। एंड देन सीरीज ऑफ वॉर के बाद वर्ल्ड वॉर हो जाता है। चलो बच्चों, जैसे हर बार हम करते हैं, देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है क्या। तो जरिया बिल्कुल देखते हैं और आपको समझ आएगा कि हाँ, प्रीवियस ईयर में भी कई बार इस सवाल को पूछा गया है। 2008, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बल्कन्स, आंसर आप दे चुके हैं। व्हाई वॉज द वल्कन आफ्टर 1871 द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, एक्सप्लेन, सेम आंसर। 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, द वल्कन इशू वॉज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन वाई गिविंग एग्जाम्पल्स, सेम आंसर आप लिख सकते हैं बिना किसी डाउट के। 2012 में फिर से एक बार, आउटसाइड दिल्ली, व्हाट इज मीन्ड बाय द बल्कन्स, व्हाई डिड इट टर्न इनटू अ पेरेनियल सोर्स ऑफ टेंशन एंड प्रूव टू बी द बैटलफील्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पेरेनियल सोर्स ऑफ टेंशन यानी कि लगातार टेंशन यहाँ पर बनी रही, सेम आंसर लिखना है बच्चों। फिर 2018 पर पहुंचते हैं, व्हाई वॉज द वल्कन रीजन अ सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, एक्सप्लेन, सेम आंसर। 2026 में ये कैसे पूछा जा सकता है, तो कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको पढ़ लेते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन for the rise of nationalist tension in the Balkans. Why did the Balkans become a region of intense conflict in Europe? How did the Balkan crisis contribute to the outbreak of the First World War? Next, why did nationalist tension emerge in the Balkans? Why was the Balkans the most serious source of nationalist tension after 1871? How did the Balkan issue lead the First World War? तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार कई तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है या फिर पूछा जा सकता है, लेकिन आपका आंसर सेम रहना है। आई होप आपको आंसर समझ आ गया होगा, और अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसका आंसर बिना डरे दे पाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो लीव अ कमेंट, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक कीप लर्निंग, बाय बाय।